अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर नरेश गोयल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद नरेश गोयल। अच्छा, इस चैप्टर के पार्ट 3 में हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब इसको समझ लें कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। देखें, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है ना, कोई भी एक जानदार है, तो उसकी जो पूरी बॉडी की तरतीब है वो किन किन लेवल से जो है वो बनी हुई है। जैसे हम जानते हैं कि जानदार का सबसे बुनियादी जो हिस्सा होता है वो सेल होता है, लेकिन फिर सेल से भी कुछ छोटे यूनिट्स होते हैं, एटम और मॉलिक्यूल। ठीक है, जिनसे मिलकर सेल बनता है। फिर एक जैसे सेल मिलकर जो है वो टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम, और लास्ट में हमारे पास क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म। तो ये जितनी भी तरतीब है ना, ये जितने भी लेवल्स हैं जो कि एक ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं, वो ये सारे लेवल हमारे पास कहलाते हैं द लेवल, ये चीज़ हमारे पास कहलाती है द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अच्छा, ये जितने भी लेवल हैं ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है, वो बेस्ड होते हैं किसके ऊपर, केमिकल फाउंडेशन के ऊपर। अब अगेन वही चीज़ हो गई कि केमिकली कोई भी ऑर्गेनिज्म कैसे बना हुआ है, और उसके बॉडी के अंदर किस तरीके से जो है वो एटम मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और मॉलिक्यूल्स मिलके मैक्रो मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो ये केमिकल फाउंडेशन क्या है उनकी बॉडी के अंदर। जितने भी ऑर्गेनिजम्स है वो सारे के सारे सेल से मिलकर बने हुए हैं, और सेल का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है जिसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। जिस तरह एक इंसान की बॉडी में से उसकी रूह निकाल दी जाए तो वो किसी काम का नहीं रहता, सिमिलरली सेल के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो उसकी रूह है वो है उसका प्रोटोप्लाज्म। अगर ये सेल में से निकाल दिया जाए तो सेल किसी काम का नहीं रहता। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म फिजिकल एज वेल एज केमिकल बेसिस होता है किसका, लाइफ का। ठीक है, किसकी लाइफ का, सेल की लाइफ का। यहाँ पे बेसिकली सेल की बात हो रही है। सो दीज लेवल्स आर एज फॉलोज। तो ये नीचे दिए गए कुछ लेवल से तरतीब में जो कि हमने पढ़ने। अच्छा, उससे पहले आपकी बुक की राइट साइड पे आ जाए, यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें समझाने लगा हूँ, तो यहाँ पर आप इसको समझ लें। सबसे पहले बात स्टार्ट होती है एटम से। एटम क्या होता है, एटम देखें, मादे का, किसी भी मादे का, किसी भी मैटर का सबसे छोटा जो यूनिट होता है उसको हम एटम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे किसके एटम की बात हो रही है, यहाँ पे ऑक्सीजन के एटम की बात हो रही है। तो जब दो एटम आपस में मिल जाएंगे इस तरह, तो ये दो एटम असल में एक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक ऑक्सीजन का एटम ये है, एक एटम ये है। ये दोनों एटम जब आपस में मिल गए तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल बना, लेकिन अब इसका नाम क्या है, डाई ऑक्साइड। डाई का मतलब होता है टू, और ऑक्साइड यानी दो ऑक्सीजन के एटम से मिलकर ये मॉलिक्यूल बना है। अच्छा, मॉलिक्यूल को जब हम तकसीम करते हैं तो वो माइक्रो मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल में करते हैं। होता ये है, माइक्रो इन्होंने यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, लेकिन मॉलिक्यूल के दो किस्म होते हैं, एक माइक्रो होता है, ठीक है, और एक हमारे पास जो होता है वो आ, एक माइक्रो मॉलिक्यूल, एक मैक्रो मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, फ़र्क क्या है, देखो, माइक्रो मॉलिक्यूल यानी इसी मैक्रो मॉलिक्यूल का जो छोटा यूनिट होता है उसको हम माइक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ प्रोटीन, प्रोटीन एक बड़ा मॉलिक्यूल है तो मैं इसको बोलूँगा मैक्रो मॉलिक्यूल। और प्रोटीन जिस छोटे यूनिट से मिलकर बना होता है उसको हम कहते हैं अमाइनो एसिड। ठीक है, अमाइनो एसिड। तो अब ये जो अमाइनो एसिड है ना, ये छोटा यूनिट है किसका, प्रोटीन का। तो इस अमाइनो एसिड को मैं बोलूँगा दिस इज़ द माइक्रो मॉलिक्यूल, क्योंकि ये वो छोटा यूनिट है, वो छोटा मॉलिक्यूल है जिसने मिलके एक बड़ा मैक्रो मॉलिक्यूल बना। तो यहाँ पे जो मैक्रो मॉलिक्यूल की मिसाल ये दे रहे हैं वो है फॉस्फोलिपिड। ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये असल में फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर है। ये आगे चल के इसी बुक में चैप्टर 3 जब आप पढ़ेंगे और उसमें सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये फॉस्फोलिपिड वहाँ पे मज़ीद समझाया जाएगा। मॉलिक्यूल के बाद, मैक्रो मॉलिक्यूल के बाद जो हमारी बॉडी में चीज़ बनती है वो होता है सेल। आपको पता है कि सेल हमारी बॉडी में डिफरेंट तरह के होते हैं, उसमें से इन्होंने एक लिखा है क्लारा सेल। क्लारा सेल क्या होता है मैं आपको थोड़ा दिखा दूँ। अ, एक मिनट, इसको पहले हम थोड़ा मिटा देते हैं। जैसे क्लारा सेल क्या होता है, देखो ये हमारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। ये हमारे पास ट्रेकिया है। ट्रेकिया जब दो रास्तों में डिवाइड करता है तो इन रास्तों को हम कहते हैं ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई से फिर जो छोटे रास्ते ये जो निकल रहे हैं इनको हम बोलेंगे ब्रोंक्यूल्स। ये असल में दोनों लंग्स में जो है वो निकलते हैं। तो असल में ये जो रास्ते हैं ना, ये जिसको मैं ब्रोंकाई कह रहा हूँ, ठीक है, ये ब्रोंकाई के अंदर जो सेल्स होते हैं ना उसको असल में हम क्लारा सेल्स कहते हैं, या क्लारा सेल्स को रेस्पिरेटरी सिस्टम के सेल्स भी कहा जाता है। यानी ये वो सेल्स हैं जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर पाए जाते हैं।
इसी तरह जब एक जैसे सेल मिलते हैं तो वो हमारे पास टिश्यूज़ बनाते हैं। ये हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू है, हमारी बॉडी की जितनी भी आउटर कवरिंग्स है, और आउटर कवरिंग के जो टिश्यू होते हैं उनको हम एपिथेलियल टिश्यूज़ कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑर्गन, हमारी बॉडी में डिफरेंट तरह के ऑर्गन होते हैं। यहाँ पे इन्होंने एक लंग बनाया है, इसी तरह किडनी, हार्ट, स्टमक, ये सारे के सारे हमारे ऑर्गन हैं, ठीक है। बहुत सारे ऑर्गन मिलके जब कोई एक खास तरह का काम करे तो वो हमारे पास ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब देखें रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है कि इस सिस्टम के अंदर ना अ, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके काम कर रहे हैं। इसके अंदर माउथ भी, सॉरी माउथ नहीं, इसके अंदर नोज़ भी काम कर रहा है, ट्रेकिया भी काम कर रहा है, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई, लंग्स, एल्विलाई, ये बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके जब कोई काम को परफॉर्म करते हैं तो उस चीज़ को हम कहते हैं कि ये हमारे पास अब एक ऑर्गन नहीं है, बल्कि ये हमारे पास अब एक ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है। ये यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम लिखा हुआ है। इसी तरह डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो उसके अंदर हमारा माउथ शामिल होता है, एसोफेगस शामिल होता है, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड सो ऑन। तो वो सारा का सारा जो सिस्टम है वो भी एक तरह का क्या है, ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम के बाद हमारे पास ऑर्गेनिज्म बनता है, यानी कोई भी जानदार बनता है। अब याद रखिएगा किसी भी जानदार में काफ़ी तरह का ऑर्गन सिस्टम मौजूद होता है। अगर मैं इंसान की बात करूँ तो इंसान भी एक ऑर्गेनिज्म है, और इंसान के अंदर भी उसका डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम काम कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे लाइन की एग्जांपल ली है कि लाइन भी एक तरह का जानदार है, ऑर्गेनिज्म है, जो गलत नहीं है। पॉपुलेशन कैसे बनती है भाई? जब एक जैसे जानदार किसी भी एक ज़मीन के टुकड़े पे रहें तो वो उनकी पॉपुलेशन कहलाती है, जैसे यहाँ पे ये सारे के सारे लाइन्स हैं। इसी तरह कम्युनिटी कैसे बनती है? जब मुख्तलिफ जानवर या जानदार किसी खास जगह पे रहें तो वो अब पॉपुलेशन नहीं बल्कि कम्युनिटी कहलाएगी। इकोसिस्टम क्या होता है? हमारे माहौल में जानदारों का गैर जानदारों के साथ जो ताल्लुक है वो असल में इकोसिस्टम कहलाता है, ठीक है। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि हम इंसान हैं, हम जानदार हैं, और जो हमारे पास वो होता है वाटर, जो होता है वाटर एक नॉन लिविंग चीज़ है। लेकिन हमारा वाटर के साथ देखें बहुत बड़ा ताल्लुक है। हम वाटर को यूज़ करते हैं पीने के लिए, वॉशिंग के लिए, ठीक है, क्लीनिंग के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए वाटर इस्तेमाल होता है। तो ये एक गैर जानदार का ताल्लुक है हम जानदारों के साथ, तो ये हमारे इकोसिस्टम में शुमार होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी इन्होंने लिखा है लायंस, ज़ेब्राज़ और उनका एनवायरनमेंट, तो ये सारी लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ें और उनका जो ताल्लुक है, ये इकोसिस्टम या इकोलॉजिकल सिस्टम कहलाता है। लास्ट हमारे पास जो लेवल है वो है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है? अर्थ का वो हिस्सा जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर सके, यानी यहाँ जहाँ पे कोई भी जानदार रह सके, उसको उसकी ज़रूरत के मुताबिक सारी चीज़ें मिल सकें, उसको हम जो है वो बायोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो राइट साइड में ये एक तरह का कॉलम बना हुआ था, ये हमने इसको पढ़ लिया, ठीक है। अब हम ज़रा इस थ्योरी को देखते हैं जो कि यहाँ पे लिखी हुई है। सबसे पहला जो हमारे पास लेवल है वो है एटॉमिक लेवल। मैंने आपको क्या बताया था कि ये कहानी शुरू होती है एटम से, तो इसीलिए पहला जो हमारे पास लेवल है वो एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। अ, हमें पता है कि मैटर यानी कि मादा जो होता है वो मुख्तलिफ एलिमेंट से मिलकर बना होता है, और हर एलिमेंट के अंदर उसी तरह के जो है वो क्या होते हैं, एटम मौजूद होते हैं। एटम जो वर्ड है वो एटोमोस से निकला हुआ है, जिसका मतलब होता है नॉन डिविजिबल, यानी एटम अब डिवाइड नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन एटम के अंदर कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, और वो 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव होता है, और इसके अंदर जो है वो नो चार्ज होता है। वो कहता है कि नेच कुदरत में तकरीबन 100 से ज़्यादा काइंड्स के एलिमेंट्स अलग-अलग पाए गए हैं। असल में 118 एलिमेंट्स जो हैं वो अब तक दुनिया में आ चुके हुए हैं, और मज़ीद भी इनके ऊपर खोज हो रही है। हो सकता है कि इन फ्यूचर ये उससे ज़्यादा भी हो जाएँ। तो उन 118 एलिमेंट्स में से 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको आप बायो एलिमेंट्स कहते हैं। अब बायो एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो किसी भी जानदार की बॉडी में पाए जाते हैं। उन 16 में से भी 6 ऐसे एलिमेंट हैं जिनको हम कहते हैं बेसिक एलिमेंट ऑफ लाइफ, ठीक है, इन 16 में से। ये 6 कौन से एलिमेंट्स हैं? इसमें हमारे पास ये है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस। तो ये वो 6 एलिमेंट्स हैं जिनको हम बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लाइफ कहते हैं, यानी कोई भी आप जानदार देखें तो उनकी बॉडी में ये 6 एलिमेंट्स आपको जो है वो लाज़मी मिलेंगे। अगला जो हमारे पास लेवल है दैट इज़ मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैंने आपको बताया था एटम जब ऐसे मिल जाते हैं, एक अगर ये एटम है और दूसरा अगर ये एटम है, तो अब ये जो है एक असल में क्या बन गया, मॉलिक्यूल बन गया। मॉलिक्यूल तब बनते हैं जब एटम आपस में बाइंड करते हैं, जुड़ते हैं, और ये जो कुछ हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, याद रखिएगा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और बायो मॉलिक्यूल्स एक बात होती है।
ये वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो किसी भी जानदार में या उसके सेल के अंदर पाए जाते हैं। दीज आर कंस्ट्रक्टेड इन ग्रेट वैरायटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी। ये जो बायोमोलिक्यूल्स बनते हैं ना, ये एक तरह के नहीं होते, ये काफ़ी तरह के होते हैं और काफ़ी सारी वैरायटी और कॉम्प्लेक्सिटी इनके अंदर होती है। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ कर आए हैं कि माइक्रोमोलिक्यूल और मैक्रोमोलिक्यूल, ये दो तरह के हमारे पास क्या होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं। तो अब मैं आपको यहाँ से पहले समझाता हूँ मैक्रोमोलिक्यूल से। ठीक है, इन्होंने तीन नाम लिखे हैं कि भाई हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स, ये तीनों के तीनों क्या है, ये मैक्रोमोलिक्यूल है। अब इनके जो छोटे यूनिट्स होंगे ना, वो हमारे पास कहलाएंगे डायरेक्टली क्या, माइक्रो मॉलिक्यूल्स। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स के अगर छोटे यूनिट्स की बात करें तो वो होता है ग्लूकोज। ठीक है, इसी तरह लिपिड्स के जो छोटे यूनिट्स होते हैं वो होते हैं, सॉरी, प्रोटीन के जो छोटे यूनिट्स होते हैं वो होते हैं अमाइनो एसिड, और लिपिड्स के जो छोटे यूनिट्स होते हैं वो होते हैं फैटी एसिड्स। ठीक है, तो ये यानी कि जो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं वो मैक्रो मॉलिक्यूल कहलाएंगे, और उसके जो छोटे यूनिट्स होंगे वो हमारे पास माइक्रो मॉलिक्यूल कहलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि माइक्रो मॉलिक्यूल जब कंबाइन होते हैं आपस में तो वो मैक्रो मॉलिक्यूल बना लेते हैं। मॉलिक्यूल के बाद जो चीज़ हमने पढ़ी थी वो हमने पढ़ा था सेल, तो ये है सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अच्छा, वो कहता है वो जो मॉलिक्यूल्स बनकर आए हैं, अब वो अगर एक सस्पेंशन के तौर पर काम करे तो उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अगेन मैं आपको समझा दूं कि ये एक सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है। ठीक है, तो होता ये है कि हमारे पास यहाँ पर भी कुछ फ्लूइड होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ फ्लूइड होता है जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, इन दोनों को मिला के यानी कि साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म इज इक्वल टू व्हाट, प्रोटोप्लाज्म। तो इस चीज़ को हम प्रोटोप्लाज्म जो है वो कहते हैं। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म की अगर आप कॉम्बिनेशन देखें तो उसमें आपको ऑर्गेनिक चीज़ें भी मिलेंगी, इनऑर्गेनिक चीज़ें भी मिलेंगी। ऑर्गेनिक चीज़ें ज़्यादातर किसी भी जानदार के अंदर होती हैं, और इनऑर्गेनिक चीज़ें जो है वो जानदार के बाहर होती हैं। ठीक है, जब प्रोटोप्लाज्म काम करने लग जाए एक यूनिट के तौर पे तो उसको जो है वो हम सेल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे बताना असल में ये जा रहा है कि भाई ये जो सारा का सारा प्रोटोप्लाज्म है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर होती है। तो जब ये पूरा एक यूनिट कंसिडर हम इसको करेंगे तो इस पूरे स्ट्रक्चर को अब हम जो है वो सेल बोलेंगे। सेल को ऐसे डिफाइन किया जाता है कि ये बेसिक यूनिट होता है जानदारों का, और जब सिमिलर टाइप के सेल आपस में ग्रुप बना बना दे तो वो टिश्यू कहलाता है। और डिफरेंट तरह के टिश्यूज़ आपस में जो है वो किसी खास काम करने के लिए जमा हो तो वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, ऑर्गन्स कहलाएंगे। ठीक है, डिफरेंट तरह के ऑर्गन्स जब कोऑर्डिनेट करे यानी साथ में काम करे तो वो एक ऑर्गन सिस्टम बना लेंगे, और डिफरेंट तरह के ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, जब एक यूनिट के तौर पे काम करे तो वो एक बॉडी बना लेंगे या एक मल्टी सेल्यूलर जानदार बना लेंगे। यही चीज़ जो मैंने आपको पहले बताई थी कि अगर मैं एक मल्टी सेल्यूलर जानदार हूँ या मेरी जो बॉडी है, तो मेरी बॉडी के अंदर क्या होगा, अलग अलग तरह के ऑर्गन सिस्टम्स होंगे जो कि मेरी बॉडी के सारे जो काम है वो परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, और वो ऑर्गन सिस्टम जो है किससे मिलकर बने हुए, ऑर्गन से। अच्छा, ऑर्गन मेरे किससे मिलकर बने हुए होंगे, टिश्यूज़ से। टिश्यूज़ किससे मिलकर बने होंगे, सेल से। सेल किससे, मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल किससे, एटम से। तो ये तरतीब इसी तरीके से जो है वो चलती है। ठीक है, अगला जो हमारे पास लेवल है दैट इज़ टेक्सोनोमिक लेवल। अब टेक्सोनोमी मैंने पहले भी आपको बताया था कि जानदारों को तरतीब देना और उनके नाम और ग्रुप्स को अलग अलग करके रखना, वो हमारे पास टेक्सोनोमी कहलाता है। ये एक ब्रांच भी थी जो हमने पहले पढ़ी थी। अच्छा, टेक्सोनोमी के अंदर सबसे जो उसका छोटा यूनिट है वो स्पेशीज़ कहलाता है। स्पेशीज़ इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टेक्सोनोमिक लेवल। स्पेशीज़ होती क्या है, देखें, जानदार जो आपको मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर दिख रहे हैं, यानी जो देखने में जानदार जो भी सेम है ना, वो असल में एक स्पीशी के तौर पे जो है वो गिने जाते हैं। विच इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, जो आपस में जो है वो ब्रीड मिलने से या ब्रीड करने से जो है वो एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग की जो है वो पैदाइश भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं कि अ, अगर फॉर एन एग्जांपल हमारे पास एक सिर्फ पैरोट है। पैरोट, आप जितने भी पैरोट्स देखेंगे मॉर्फोलॉजिकली वो आपको सिमिलर दिखेंगे, तो वो एक पैरोट की स्पेशी है। इसी तरह अगर आप स्पैरो देख लें तो स्पैरो सारे के सारे मॉर्फोलॉजिकली सेम है, दिखने में सेम है, तो वो एक स्पैरो की स्पेशीज़ होगी। इसी तरह इंसान की एक स्पेशीज़ है, डॉग्स की है,
कैट्स की हैं, मतलब हर वो जानदार जो दिखने में हमें जो सेम आए मॉर्फोलॉजिकली, हर एक अलग अलग किस्म का जो जानवर या जानदार होता है वो उसकी स्पेशी कहलाती है। ठीक है। पॉपुलेशन क्या होता है? जब एक जैसे जानदार किसी खास जगह पे रहें तो वो पॉपुलेशन कहलाएगा। जैसे कि एक दरख्त के ऊपर अगर पैरोट्स रह रहे हैं सिर्फ, तो वो किसकी पॉपुलेशन कहलाएगी? पैरोट की पॉपुलेशन कहलाएगी। ठीक है। कम्युनिटी बिल्कुल इसका अपोजिट है कि जब डिफरेंट स्पेशीज अलग अलग तरह के जानदार किसी खास जगह पे रहने लग जाएं तो वो उसकी कम्युनिटी कहलाएगी। जैसे कि डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स, अब सिर्फ पैरोट की बात नहीं हो रही, अब मुख्तलिफ तरह के जो परिंदे हैं वो अगर किसी दरख्त के ऊपर रह रहे हैं तो वो अब पॉपुलेशन नहीं कहलाएगी, बल्कि वो एक क्या कहलाएगी? कम्युनिटी कहलाएगी। ठीक है। इकोलॉजिकल सिस्टम या इकोसिस्टम मैंने बताया था एक ही बात होती है। इसमें बेसिकली हम ये देखते हैं कि जितने भी कम्युनिटीज़ होती हैं, अब यहाँ पे अगर ये कम्युनिटीज़ की बात कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये मुख्तलिफ तरह के जानदारों की बात कर रहा है, कि जितने भी मुख्तलिफ तरह के जानदार हैं वो डिपेंड करते हैं अपनी नॉन लिविंग चीज़ों के ऊपर। एक मिनट। वो नॉन लिविंग चीज़ों के ऊपर जो है वो क्या करते हैं, वो डिपेंड करते हैं। उनके जो असल में ताल्लुकात हैं, ये ज़रूरी है रहने के लिए। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है सांस लेने के लिए, रेस्पिरेशन की, लेकिन ये हमें मिलता कहाँ से? हमारे इन्वायरमेंट से। और बदले में अब देखो ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एक नॉन लिविंग थिंग है, और ऑक्सीजन हमें चाहिए। हम कौन है? हम लिविंग थिंग है। ठीक है। यानी गैर जानदार का ताल्लुक जानदार के साथ। ठीक है। तो ये एक हमारे पास इकोलॉजिकल सिस्टम हुआ या इकोसिस्टम हुआ। इसी तरह बदले में हम उनको दे देते हैं, बदले में हम छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं ये दोबारा चली जाएगी हमारे एनवायरनमेंट के साथ। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारा हिस्सा नहीं है, अब कार्बन डाइऑक्साइड किसका हिस्सा हो गया? एनवायरनमेंट का। तो यही कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से जाएगी हमारे पास किसके पास? प्लांट के पास। प्लांट आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करके अपना फोटोसिंथेसिस करता है। तो अगेन एक नॉन लिविंग थिंग का जो ताल्लुक है वो एक जानदार के साथ है, यानी कि प्लांट के साथ है। तो ये जो ताल्लुकात है ना आपस में, ये ताल्लुकात जो हैं वो हम पढ़ते हैं इकोसिस्टम में या इकोलॉजिकल सिस्टम में। ठीक है। उसके अलावा बायोस्फेयर या बायोस्फेरिक लेवल क्या होता है? मैंने आपको बताया था, अर्थ का वो हिस्सा जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर सके, यानी जहाँ पे कोई जानदार रह सके, उसको खाने पीने और रहने की सारी चीज़ें वहाँ पे मिल सके, वो हमारे पास लेवल कहलाता है बायोस्फेयर लेवल। ठीक है। और किसी भी बायोस्फेयर लेवल में डिफरेंट तरह के इकोसिस्टम्स जो हैं वो पाए जाएंगे, यानी वहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे जानदार और गैर जानदार मिलेंगे जिनके आपस में जो है वो ताल्लुकात होंगे। ठीक है। अच्छा, अब ऊपर जो हमने पढ़ा है ना बायोस्फीयर तक हम ये समझ कर आए हैं कि भाई सारे के सारे जानदार जो हैं वो किस तरीके से तरतीब में आते हैं उस बायोस्फीयर के लेवल तक, यानी ज़मीन का वो टुकड़ा जहाँ पे वो ज़िंदा रहते हैं। लेकिन अब थोड़ी सी बात हम ये करेंगे कि जानदार हमारे पास जो है ना नॉर्मली 3 तरह के होते हैं। एक वो होते हैं सिंगल सेल्यूलर, जिसको हम यूनिसेल्यूलर भी कहते हैं। ठीक है। और जब यूनिसेल्यूलर आपस में मिलकर रहें, एक कॉलोनी बनाकर रहें, तो उसको हम कहते हैं कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरह ये 2 टाइप हो गई। तीसरी टाइप हमारे पास ये होती है कि कुछ जानदार ऐसे होते हैं जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी उनकी बॉडी जो है वो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? देखो, यूनी का मतलब होता है सिंगल या वन, और सेल्युलर का मतलब होता है मेड अप ऑफ सेल्स, सेल से बना हुआ। तो वो कहता है जितने भी हमारे पास सिंगल सेल वाले जानदार हैं वो भी अपनी सारी एक्टिविटीज़, सारे काम करते हैं हमारी तरह, यानी कि वो अपने खाने को डाइजेस्ट करते हैं, वो हमारी तरह रेस्पायर सांस लेते हैं, एक्सक्रीट यानी वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालते हैं, मूव यानी हरकत करते हैं। ये जितने भी काम है ये एक जानदार करता है, लेकिन यहाँ पे जिस जानदार की बात हो रही है वो क्या है? वो यूनिसेल्युलर जानदार है। कुछ सिंपल मेथड्स होते हैं उनकी मदद से ये सारे के सारे काम कर लेते हैं, और ये कुछ एग्जांपल्स दी हुई है। ये बैक्टीरिया, एमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना, ये 4 जो नाम यहाँ पे लिखे गए हैं ना, ये चारों के चारों नाम जो हैं वो क्या है? ये सारे के सारे जानदार हैं, और ये यूनिसेल्युलर यानी कि एक सेल से मिलकर बने हुए जानदार हैं। ठीक है। अब जैसे देखिए मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ये अगर एक बैक्टीरिया की बॉडी है, तो ये पूरी बैक्टीरिया की जो बॉडी है ना असल में ये उसका एक सेल है, इसीलिए हम इसको कह रहे हैं यूनिसेल्युलर। इसी तरह एमीबा की अगर बात करें तो एमीबा का स्ट्रक्चर ऐसा होता है इरेगुलर, टेढ़ा मेढ़ा सा। तो अब ये एमीबा की पूरी जो बॉडी है ये उसका एक सेल है। ठीक है।
पैरामीशियम की बात करें तो उसका शेप भी जो है वो कुछ इस तरह का होता है। अब ये पैरामीशियम की पूरी बॉडी क्या है, उसका एक सेल है। इसी तरह हमारे पास एक और स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, जिसको हम यूग्लिना कहते हैं। ये ठीक है, तो इनके कोई खास स्ट्रक्चर नहीं होते, बस इसी तरह के ये होते हैं। तो ये जितने भी चार मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाए हैं ना, ये चारों के चारों क्या है, ये यूनिसेल्युलर जानदार है और उनकी पूरी बॉडी उनका एक सेल होगा। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अब मैं आपको ये जो हमने बनाया था ना, ये बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की मिसाल से मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, वेट। अब देखिए, सॉरी, इसको क्या हो जाता है बार बार। जी, अब देखें, इन्होंने जो चार काम लिखे हुए ना कि डाइजेस्ट करेंगे अपने फूड के, यानी अगर बैक्टीरिया के अंदर कोई फूड आया, ये फूड अगर आया, तो ये फूड को जो है वो डाइजेस्ट करके इसका जो वेस्ट वगैरह होगा वो बॉडी से बाहर निकाल देंगे इस तरह से। रेस्पायर करना, ठीक है, अगर बैक्टीरिया को कोई गैस अंदर लानी है या अंदर की कोई गैस बाहर छोड़नी है, तो वो डायरेक्ट इसी काम से जो है वो, इसी इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है ना, ये आउटर कवरिंग, इसी से जो है वो चीज़ों को एक्सचेंज कर सकता है। इसी तरह इसको कोई बॉडी से वेस्ट निकालना हो, जैसे कि ये मैंने बताया, एक्सक्रीशन करनी हो, तो ये भी वो सिंपल तरीके से कर सकता है। बैक्टीरिया को अगर मूव करना हो, अगर यहाँ से थोड़ा आगे बैक्टीरिया को जाना हो, तो वो मूवमेंट भी कर सकता है। असल में जितने काम हम कर रहे हैं ना, वही काम ये भी कर रहे हैं, लेकिन फ़र्क क्या है कि हमारी एक बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सेल्स होते हैं, और इनकी बॉडी के अंदर ये पूरी की पूरी इनकी बॉडी इनका एक ही सेल होता है, ठीक है। इसी तरीके से अगला जो हमारे पास टॉपिक है, वेट, मुझे माउस लेना पड़ेगा, टच पैड थोड़ा तंग कर रहा है। खैर, अगली जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है वो है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, ऊपर जो हम एक सेल वाले जानदार पढ़कर आए ना, जब एक सेल वाले जानदार आपस में एक कॉलोनी बनाकर रहें, तो उसको हम कहते हैं कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। हालांकि उस कॉलोनी के अंदर हर एक जो मेंबर होगा, हर एक जो जानदार होगा, वो कैसा होगा, वो होगा हमारे पास यूनिसेलुलर, और वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड भी नहीं करेंगे, और वो हर कोई अपनी ज़िंदगी जिएगा, किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, और वो साथ हमेशा जैसे सिंगल सेलुलर रहते हैं ना, हमेशा वो वैसे ही रहेंगे। कभी भी वो आपस में मिलकर कोई मल्टी सेलुलर जानदार नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है कि भाई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म साथ में रहते हैं कॉलोनीज बनाकर, बट दे डोंट हैव एनी डिवीजन ऑफ लेबर अमंग देम, लेकिन हर कोई अपना जो काम है वो खुद ही करता है। कॉलोनियल हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, इसमें हर यूनिसेल्युलर, हर एक जो जानदार होता है, वो अपनी ज़िंदगी जो है वो खुद जीता है। इसका मतलब ये है कि वो किसी के ऊपर या एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते, ठीक है। और वो कभी भी मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, वो जैसे यूनिसेलुलर थे वैसे ही रहेंगे, ठीक है। वोल्वोक्स एक वो यूनिसेलुलर जानदार है, जो है तो यूनिसेलुलर, लेकिन ये इस तरह से अपनी पूरी कॉलोनी बनाकर जो है वो रहते हैं। आगे इसका टॉपिक है, आप उसको वहाँ पे जो है वो बड़ा अच्छे से समझेंगे। वोल्वोक्स इज़ अ ग्रीन एल्गा, ठीक है, और ये वो एग्जाम्पल है, इन्होंने कहा है कि जो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन बनाकर रहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो अगली चीज़ है वो ये है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। देखें, कुछ ऐसे जानदार जो कि बहुत सारे सेल से मिलकर बने हुए हों, उनको हम क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपकी बुक में दो मिसालें दी गई हैं, एक फ्रॉग और एक मस्टर्ड प्लांट, ठीक है। मस्टर्ड प्लांट यानी सरसों का पौधा, ये टॉपिक भी आगे। अब इन्होंने यहाँ पर यही दो मिसालें इसीलिए दी हैं क्योंकि इनके ही जो है ना वो आगे आपकी बुक में टॉपिक बने में फ्रॉग का भी बना हुआ है और मस्टर्ड प्लांट का भी बना हुआ है। तो आई थिंक ये आज के लिए इतना काफ़ी है, पार्ट 3 यहीं तक ही रखते हैं। आई होप समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।